स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, उनके लिए डेली मैं साक्षी गोस्वामी लेके आती हूँ 3 बजे कॉमर्स पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए क्लास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी 81 क्लासेस अभी तक हो चुकी है। आज है हमारी 82 नंबर क्लास। जैसे कि डेली मैं आपको रोड मैप बनाती हूँ, वैसे ही अभी भी मैं बता देती हूँ सारी क्लासेस के बारे में। अभी तक जो 75 क्लासेस हुई हैं उनमें हमने 3 यूनिट्स को कवर अप किया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 जो है यूनिट 10 में से आपके कॉमर्स के सिलेबस में से बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर सेकेंड 76 नंबर क्लास से लेके अभी जो हमारी 82 नंबर क्लास है वहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अकाउंटिंग यूनिट नंबर सेकेंड हमारी चल रही है, जिसमें हमने देखा है अभी तक कॉन्सेप्ट देख लिए, फीचर्स देख लिए, अकाउंटिंग क्या होती है बेस पूरा देख लिया। फिर हमारा एक टॉपिक कौन सा, बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। बजट को क्लासिफाइड कर लिया, किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स होते हैं बजट के, वो सब हमने देख लिया। और लास्ट ही क्लास में हमने नया जो चैप्टर है वो शुरू किया, किसका बोलो, कॉस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, उसमें जो 5 तरीके की टेक्निक्स हैं वो हमने पढ़नी है, जिसमें से कल की क्लास में हमने 2 टाइप की टेक्निक्स को पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम और जो नेक्स्ट 2 टाइप की टेक्निक्स है उनकी चर्चा करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सभी के सभी ज्वाइन हो जाइए, हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रोज़ बोलती हूँ, आज फिर बोलूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जिन्होंने क्या नहीं कर रखा है बोलो, जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन्होंने फिलर फॉर्म का कॉमर्स का टेलीग्राम जो चैनल है वो फॉलो नहीं कर रखा है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो मैं बोलूँगी ये मस्ट है, जाके आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, लिंक्स, जितनी भी क्लासेस होती है, जितनी भी क्विजेस होती है, जितने भी नोट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं, उसकी लिंक सभी आपको अवेलेबल होती है। किसके ऊपर होती है, आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स के, उसमें 600+ जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाओ ताकि आपको जितनी प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी के साथ क्या होगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती जाएगी और आप सीक्वेंस वाइज उनको फॉलो करते जाओगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो ये परफॉर्मर रहता है किसका, 18 अप्रैल से नया बैच शुरू हुआ है पेपर फर्स्ट का। तो जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगी पेपर फर्स्ट की तैयारी करना भी क्या है, मस्ट है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग, जीके के क्वेश्चंस। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट वाइज आपको यूनिट 10 करवाई जाती है 11 AM, फिर 2 PM आपको प्रैक्टिस MCQ सेशन रहता है। आफ्टर दैट 9 PM आपकी रहती है DI रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो जो सभी लगाया करो, इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहेगी और फिर आप जब रिवीजन करोगे और साथ में प्रैक्टिस लगाओगे तो सब कुछ आपको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लग जाना है अपने काम पे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे अगर बात करते हैं, आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। आज अभी हम आप सभी को पता है हमारी चल रही है यूनिट नंबर सेकेंड अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें मैंने बता ही दिया है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है कॉस्ट मैनेजमेंट, लागत का प्रबंधन, उसको करने की, कॉस्ट को मैनेज करने की 5 टेक्निक्स हमने पढ़नी है, जिसमें से हमने 2 टेक्निक्स कल पढ़ ली है। कौन कौन सी मैम, एक हमने पढ़ी थी, कौन सी बोलो, एक हमने पढ़ ली थी JIT, जस्ट इन टाइम टेक्निक। ठीक है, इसमें इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट टेक्निक कौन सी, काइजन कॉस्टिंग। अच्छा बताओ JIT टेक्निक किसने दी थी, वो दी थी
मुझे कमेंट में आप बताओगे। और काइजन कोस्टिंग कल ही मैंने बताया है किसने दी थी, आपको दोनों को कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर आज हम बात करेंगे किसकी, दो नई टेक्निक्स, जो एक है लाइफ साइकिल कोस्ट टेक्निक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। डिटेल में इसको समझेंगे कि किस तरीके से माध्यम से कोस्ट को मैनेज किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टारगेट कोस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा लेक्चर का मेन जो टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोनों टेक्निक्स को, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और अपनी अपीयरेंस दे देंगे लाइक बटन को प्रेस करके। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल कोस्टिंग की। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। लाइफ साइकिल कोस्टिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं। When you run a small business, every little cost counts। जब भी आप एक छोटे से छोटा व्यापार करते हैं तो जो छोटी छोटी लागतें होती हैं वो क्या की जाती है, काउंट की जाती है, राइट। Making poor purchasing decisions can put an unnecessary financial burden on your business and lower your company's bottom line over time। यानी जो भी डिसीजंस आप लेते हो परचेजिंग के ऊपर, अगर वो सही से नहीं ले पाते हो तो उससे क्या होता है, आपका फाइनेंशियल अननेसेसरी बर्डन है वो बढ़ता है और जो बिज़नेस है उसकी जो वो लोअर जाता है, ठीक है। जो आपकी कंपनी की बॉटम लाइन है उससे लोअर जाता है, ठीक है। बिफोर यू परचेज न्यू असेट्स फॉर योर बिजनेस, जब भी आप क्या करो कि अपनी बिजनेस के लिए नई असेट परचेज करो तो यूज़ करना होता है किसका, प्रैक्टिस लाइफ साइकिल कोस्टिंग का, ठीक है। तो क्यों की जाती है ये टेक्निक का इस्तेमाल, ये समझ में आया कि जब भी आप क्या करो, कोई नई असेट में इन्वेस्ट करो, ठीक है, या फिर कोई परचेज करो न्यू असेट, न्यू मशीनरी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो लाइफ साइकिल कोस्टिंग टेक्निक है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नोइंग द लाइफ साइकिल कोस्ट और होल लाइफ कोस्ट, यानी कि जो आपकी असेट है, जो आपकी संपत्ति जो आप परचेज करने जा रहे हो उसकी लाइफ साइकिल कोस्ट, यानी उसका जीवन काल की जो लागत है वो, या फिर उसकी पूरी जो लाइफ रहेगी उस असेट की, उस मशीनरी की, उसकी कोस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, बिजनेस की बजटिंग पे, प्रोडक्ट की प्राइस पे और डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, अच्छे से और भी समझाती हूँ। लाइफ साइकिल कोस्टिंग, जब आप एक छोटा सा बिजनेस चलाते हो तो हर छोटी कोस्ट है वो मायने रखती है, ठीक है। खरीदारी के खराब निर्णय, मतलब परचेजिंग अगर अच्छे से नहीं हो पाती है, खराब निर्णय लेने से आपका जो बिजनेस है उस पर अनावश्यक अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ पड़ता है और इससे क्या हो सकता है, कंपनी का निचला स्तर कम हो सकता है, ठीक है। तो अपनी जो बिजनेस है उसके लिए नई संपत्ति खरीदने से पहले क्या करना चाहिए, जीवन चक्र लागत, यानी जो लाइफ साइकिल कोस्टिंग है उस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। किसी असेट के जो जीवन चक्र की लागत, यानी उसकी जो होल लाइफ होगी, पूरे जीवन की जो लागत है उसको जानने से क्या होगा, व्यवसाय के बजट, उत्पाद का मूल्य निर्धारण और निर्णय लेने को वो प्रभावित करेगा कि हमें उस मशीन को परचेज करना चाहिए या किस तरीके से। अगर हमें लाइफ साइकिल कोस्ट का पता होगा तो हम और अच्छे से जो डिसीज़न है वो मेकिंग करने पाएंगे, ठीक है। तो क्यों की जाती है लाइफ साइकिल कोस्टिंग टेक्निक का यूज़, वो अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि क्या होती है लाइफ साइकिल कोस्ट टेक्निक। ओके, देखिए व्हाट इज़ लाइफ साइकिल कोस्टिंग, समझते हैं। लाइफ साइकिल कोस्टिंग और होल लाइफ कोस्टिंग भी से हम बोल सकते हैं। ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ एस्टिमेटिंग, ये अनुमान लगाने की कि हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन एन असेट ओवर द कोर्स ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। मतलब आप उस मशीन को ख़रीदने में कितना पैसा है वो लगाएंगे जितनी उसकी क्या है, होल लाइफ है, जितनी उसकी मतलब कि जितनी भी उसकी लाइफ होगी मशीन की, उसके ऊपर आपकी कितनी लागत आएगी, ठीक है, उसको देखती है ये टेक्निक, ठीक है। होल लाइफ कोस्टिंग कवर्स एंड असेट्स कोस्ट, ये कवर करती है ये टेक्निक, ये कोस्टिंग टेक्निक कवर करती है असेट की कोस्ट को, कोई भी संपत्ति है उसकी लागत को, कहाँ से, फ्रॉम द टाइम यू परचेज
इट टू द टाइम यू गेट रीड ऑफ इट, यानी जब आप इसे खरीदते हो संपत्ति को, ठीक है, खरीदने से लेके इसका यूज़ करने तक, उसके बाद जब तक इसकी स्क्रैप वैल्यू आती है तब तक इस संपत्ति की क्या लागत रहती है आपके बिजनेस में, उस पूरे को क्या करती है, कवर करती है होल लाइफ कॉस्टिंग ऑफ एनी एसेट। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए, बाइंग एन एसेट इज़ अ कॉस्ट कमिटमेंट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स प्राइस टैग। कहने का मतलब जब एक मशीन को या एक संपत्ति को खरीदा जाता है ना, तो जो उसकी लागत आती है वो किससे ज़्यादा होती है, जो उसका प्राइस होता है। मान लीजिए लाइक फॉर एग्जांपल एक कार की बात करते हैं, थिंक ऑफ अ कार, ठीक है। द कार्स प्राइस टैग इज़ ओनली पार्ट ऑफ कार्स ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट। कहने का मतलब अगर कार की बात करें तो जब हम कार परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो उसकी मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कार है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, उसकी वैल्यू है, मतलब उसका प्राइस है कितना, मान लीजिए 10 लाख, ठीक है, वो उसका प्राइस है कि आपको ये XYZ कार है वो 10 लाख में आपको मिल रही है, ठीक है। अब ये तो उसकी क्या हो गई, ये तो उसकी मेन लागत हो गई, किसकी, कार की। अब जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो इससे एक्सटेंड होगी, क्यों, कार है, ठीक है, इसका मेन प्राइस 10 लाख है, लेकिन कार के साथ आपको क्या इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ेगा, क्या आपको RC नहीं बनवानी पड़ेगी, क्या खरीदने के बाद आपको उसका मेंटेनेंस करके नहीं रखना पड़ेगा, आपको सर्विस में देना पड़ेगा, क्या आपको उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डलवाना पड़ेगा। ये सब भी तो क्या है, ये सब भी तो आपकी कॉस्ट है ना। और किसके ऊपर है, जो आप परचेज कर रहे हो, जो मशीन या जो भी कोई भी असेट, उसी के ऊपर लग रही है ये सारी लागत, ठीक है। तो सिर्फ लागत ये नहीं मानी जाएगी कि 10 लाख की कार है ये हमारी लागत है, नहीं, जो प्राइस है उसके साथ साथ उस पर और क्या क्या लागत आ रही है, लाइक इंश्योरेंस हो गई, RC हो गई, पेट्रोल डीजल हो गया, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब को हम कंसीडर करके चलेंगे जब कब हम किसी एसेट को एक बिजनेस के अंदर बाई करेंगे उस टाइम पीरियड में। आई बात समझ में। देखिए, द कॉस्ट टू बाई, यूज़ एंड मेंटेन अ बिजनेस असेट एड्स अप, यानी उस लागत में जब हम एक मशीन खरीदेंगे उस लागत में उसका उपयोग का खर्चा, उसका मेंटेन करने का खर्चा भी किस में ऐड किया जाएगा, बिजनेस असेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, ठीक है। वेदर यू आर परचेजिंग अ कार, अ कॉपियर, या फिर कोई कंप्यूटर, या फिर कोई इन्वेंट्री, ठीक है, तो आपको कंसीडर करना चाहिए तो फ्यूचर में उस असेट के ऊपर होने वाली कॉस्ट है उसको भी किसके अंदर, जब आप बजट बनाओ उसके अंदर। ये बोलती है लाइफ साइकिल कॉस्ट टेक्निक। आई बात समझ में आपको। देखिए, नॉर्मल वे में समझिए तो जब भी कोई बिजनेस में कोई भी पर्टिकुलर असेट जब क्या करी जाएगी, खरीदी जाएगी, तो उसके ऊपर जो लागत आएगी, तो मेन उसका जो प्राइस है वो तो उसकी लागत है ही, उसके साथ उसको खरीदने के बाद उसको मेंटेन करने का, उसको यूज़ करने का जो भी खर्चा आएगा उस कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। कब, जब हम असेट को खरीदने वाले होंगे, ठीक है। यानी अब मान के चलो 10 लाख की आप कार खरीदने जा रहे हो, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, ऑल ओवर मिला के सब कुछ ऐड करके फिर अपना जो बजट है वो प्रिपेयर करोगे, ना कि सिर्फ 10 लाख के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी को। चलिए देखिए, वही बोला है जीवन चक्र लागत क्या है। जीवन चक्र लागत या पूरे जीवन की लागत किसी असेट की, ठीक है, यह अनुमान लगाने की प्रक्रिया है, एस्टिमेट करने की प्रोसेस है कि आप किसी संपत्ति पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान कितना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। पूरे जीवन की कॉस्ट एक परिसंपत्ति की लागत को उस समय से कवर करती है जब आप से क्या करते हो, खरीदते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया किसका, एक कार का, ठीक है। कार का मूल्य जो होगा वो तो होगा ही, उसके साथ उसके समग्र जीवन चक्र की लागत का केवल एक हिस्सा है, यानी कि मतलब सिर्फ प्राइस तो उसका एक पार्ट है, जबकि कार को मेंटेन करके रखने के लिए उसका इंश्योरेंस हो गया, बीमा, ब्याज, गैस, तेल में, पेट्रोल में भी चेंजेस होते हैं पेट्रोल के प्राइसेस में, ठीक है, और कोई भी अन्य आवश्यक रख रखाव के खर्चों पर भी क्या विचार करने की आवश्यकता होती है। इन अतिरिक्त लागतों की योजना न बनाना आपको वापस क्या कर सकता है, मतलब अगर आप इनको अगर कंसीडर नहीं करोगे तो वो आप एग्जैक्ट कॉस्ट पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। फिर आप कॉस्ट को मैनेज कैसे कर पाओगे जब आपको रियल कॉस्ट का ही नहीं पता होगा एक असेट की। तो इसलिए आपको जो फ्यूचर कॉस्ट है उसको भी लेके चलना होता है।
चाहे कोई कार हो, चाहे कोई कॉपियर, कोई कंप्यूटर, कोई भी इन्वेंट्री हो, तो उसकी कॉस्ट में जो उसका मेन प्राइस होता है उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, उसकी फ्यूचर कॉस्ट पर भी विचार करना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना चाहिए, कॉस्ट को डिसाइड करना चाहिए और फिर कॉस्ट का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, यही बोलती है लाइफ साइकिल कॉस्ट टेक्निक। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रोसेस। अब किस तरीके से इस टेक्निक की प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग अ लाइफ साइकिल कॉस्ट असेसमेंट हेल्प्स यू बेटर प्रेडिक्ट हाउ मच योर बिजनेस विल पे व्हेन यू एक्वायर अ न्यू असेट। तो ये किस में हेल्प करती है, जब आप एक कोई नई असेट है उसको परचेज करते हो तो उसमें किस तरीके से आपको कॉस्ट प्रिपेयर करनी, कॉस्ट का बजट बनाना है, उसमें आपकी जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है वो टेक्निक आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो प्रोसेस के देखिए। टू कैलकुलेट एन असेट्स लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। यानी अगर हमें किसी असेट की ऑल ओवर कॉस्ट यानी उसके पूरे जीवन काल की लागत का पता करना होता है तो एक असेट के ये जो खर्चे हैं इनको हमें कंसीडर करना होता है। ठीक है, पहला क्या, उसके परचेज का, फिर इंस्टॉलेशन का, फिर ऑपरेटिंग का, फिर मेंटेनेंस का, फिर फाइनेंसिंग का, फिर डेप्रिसिएशन का और डिस्पोजल का। ठीक है, ये सारे के सारे आई होप इन टर्म्स के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, क्योंकि एक असेट को जब ये प्रैक्टिकल है, जब असेट को क्या किया जाता है, जब परचेज किया जाता है मतलब एक असेट को बिजनेस में लाया जा रहा है तो के मेन खरीदने की लागत के साथ साथ उसके अदर चीज़ें लाइक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, उसका मेंटेनेंस हो गया, उसका बोल दीजिए कि उसको जब निपटान करना होगा, ये सारा हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ऑल ओवर कॉस्ट है उसको कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर डेट आपका कॉस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा। किस टेक्निक के द्वारा, बोलो, लाइफ साइकिल कॉस्ट टेक्निक के माध्यम से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसमें सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक कि जब भी कोई एक असेट को बिजनेस में लेके आया जाएगा तो उसकी जो कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे। जब उसको खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट, फिर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, उसको डिस्पोजल कर रहे हैं, फिर उसको रिफर्बिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी कॉस्ट आएगी, मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया उससे आप अच्छे से समझ सकते हो, उसकी आरसी भी बननी है, उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसके पेट्रोल डीजल के चार्जेस, अदर जो भी इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं इनको हम इंक्लूड करके चलेंगे। उसके बाद एक बजट बनाएंगे एक कॉस्ट का कि उसको परचेज करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो उसकी लागत को किस तरीके से मैनेज करना है, फिर उसका पता हम लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्निक, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक जो कि है कॉस्ट मैनेजमेंट की। कौन सी, बोलो, टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए आइए इसकी चर्चा करते हैं। अभी जानते हैं इस टेक्निक के माध्यम से किस तरीके से एक बिजनेस में जो लागत आती है उसको मैनेज किया जाता है, कॉस्ट को मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, लागत का प्रबंधन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, जिसके बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, वही हिरोशिमा नागासाकी में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर एक तरीके से समझ सकते हैं, वो वॉर के थ्रू हो गया था। राइट, इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम अराइज हुई। प्रॉब्लम दो तरीके की, एक पहला जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब है इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया और जापान के कुछ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जगह की कमी हो गई, क्योंकि वो जो जगह थी वो बिल्कुल से क्या हो गई, ख़त्म सी हो गई। ठीक है, और दूसरा लेबर की कमी हो गई। कैसे, क्योंकि जब वॉर हुआ तो उन्होंने सारे सोल्जर्स को, मतलब जो लेबर थे ना, उनको सोल्जर बनाकर क्या कर दिया था, वॉर में भेज दिया था। इससे लेबर की भी कमी हो गई। दो प्रॉब्लम अराइज हुई। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, अब जो सामान, जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा
सामान कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अगर सामान बनाकर भेज दिया कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो सामान है वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। पहले क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग सामान बना के और उसको स्टॉक करके और फिर धीरे धीरे जब उसकी डिमांड होती है तो सप्लाई कर दिया जाता। लेकिन अब ये होने के बाद जापान में क्या किया गया, वहाँ पे लेबर की कमी होने लग गई, जगह की कमी होने लग गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो रिसोर्सेज है उसका वेस्ट ना हो, उसके लिए ऐसी जो नीति है उसको अपनाया गया कि कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान बनाया जाएगा। अगर नहीं बनाया गया तो उससे अगर कस्टमर ने सामान एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी डिमांड ही नहीं हुई, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, लेबर का, जगह का वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए अब जो सामान है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। आई बात यहाँ तक समझ में? अब देखिए, अब जो मैन्युफैक्चरर है ना वो क्या करेगा, वो कस्टमर के पास गया, उसने रिसर्च की हर तरफ, कस्टमर्स एंड यूज़र्स के पास जा के और बोला कि आपको किस तरीके का स्पेसिफिक सामान चाहिए है, उनसे पूछा और उनके अकॉर्डिंग सामान बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए जापान में कई कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया गया, जिसमें से हमने बात की किसकी, जस्ट इन टाइम की। उसमें भी क्या किया जाता है, जिस तरीके से डिमांड आती है उसी अकॉर्डिंग फिर आपकी जो स्टॉक है उसको डायरेक्ट लाया जाता है, बनाया जाता है और कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद बात की थी काइजन कॉस्टिंग की, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट की जाती है बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद बात की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, जिसमें जब भी आप कोई नई असेट लेके आओगे उसको किस तरीके से आपको कॉस्ट को बनाना है, कॉस्ट को मैनेज करना है, उसके लिए आप पूरी की पूरी फ्यूचर कॉस्ट को भी कंसीडर करके चलोगे। और एक टारगेट कॉस्टिंग और एक ABC कॉस्टिंग, ये सारे के सारे जो हैं क्या बोलो कॉन्सेप्ट्स जापान में क्या हुए, डेवलप हुए इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो अब टारगेट कॉस्टिंग का क्या मतलब यहाँ पे हुआ, देखिए मान लीजिए आपने रिसर्च की एक पर्टिकुलर एरिया की, या जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वहाँ पे आपने देखा कि एक प्रोडक्ट है पेन, मान लीजिए पेन, ठीक है, जिसकी डिमांड हो रही है, मतलब कस्टमर उसे परचेज करना चाहता है, लेकिन कितने रुपए में, वो एक पेन के 100 रुपये प्रेफर करता है, उससे ज़्यादा वो 100 रुपये से ज़्यादा अगर प्राइस रखी जाएगी तो वो क्या करेगा, फिर पेन को ख़रीदना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसमें सेलिंग प्राइस हमें पता है, हमें ये फिक्स कर लेना है कि कस्टमर 100 रुपये तक ही पेन खरीदेगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमें जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी रखनी है, वो हमें रखनी है 100 रुपये ही रखनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्राइस पहले से डिसाइड हो गया, ठीक है। अब प्राइस में हमें प्रॉफिट कमाना होता है या नहीं, जब हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते तो उसे हमें उसमें हमने अपना प्रॉफिट कमाना होता है ना। तो 100 रुपये अगर हम रखेंगे तो एक बिज़नेस, एक फर्म ये देखेगी कि हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, उसका जो बोल सकते हैं परसेंटेज है वो कंसीडर करेगी। तो मान लीजिए एक जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि मुझे एक पेन के ऊपर 15% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, वो प्राइस को नहीं डिसाइड करेगी, उसने पहले प्राइस डिसाइड किया, अब उसके बेसिस पे, मतलब प्राइस कस्टमर के अकॉर्डिंग उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, उसके बेसिस पे वो उतनी कॉस्ट लगाएंगे कि हमें क्या करना है, 15 रुपये अपना प्रॉफिट कमाना है और 100 रुपये में सेल करना है। तो हमारी कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट आनी कितनी चाहिए, आनी चाहिए 85। यानी जब प्राइस के बेसिस पे कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग खुद की बिजनेस की प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट को निर्धारित किया जाता है, उसे हम बोलेंगे टारगेट कॉस्टिंग। यानी प्राइस पहले से डिसाइडेड है कस्टमर के अकॉर्डिंग और हमने पता है कि हमें इतना प्रॉफिट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कमाना है, उसके बेसिस पे हमने ये कॉस्ट डिसाइड की कि एक पेन बनाने में हमारी जो कॉस्ट है वो 85 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, वरना क्या होगा, ना तो कस्टमर उसे लेंगे, ना हम अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा पाएंगे और ना ही हम फिर 15% प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो हमने कॉस्ट को क्या किया, पहले से टारगेट कर लिया कि हमारी कॉस्ट 85 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो यही बोलती है टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। ओके, क्लियर है सभी को? तो देखिए यहाँ पे इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को, अब बात करें कि जो टारगेट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको इंडिया में जो टाटा मोटर्स है ना, उसने अडॉप्ट किया पहली बार, ठीक है। टाटा मोटर्स ने, आपने नाम सुना होगा टाटा मोटर्स का, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है टाटा नैनो। ठीक है, आइए किस तरीके से नैनो बनी और टारगेट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जानते हैं। मान लीजिए क्या एक स्टोरी है जो है कि जो रतन टाटा है, ठीक है, जानते हैं सभी रतन टाटा को, है ना। वो जा रहे थे, उन्होंने बारिश में क्या देखा? एक फैमिली को भीगते हुए देखा। ठीक है, वो अपनी कार से जा रहे थे, उन्होंने बारिश में एक फैमिली को भीगते हुए देखा और उन्होंने ये खुद से क्वेश्चन किया कि ये कार क्यों नहीं ले सकते। तो ये आंसर आया कि ये जो फैमिली है ये मिडिल क्लास फैमिली है और ये कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर रतन टाटा ने प्रॉमिस किया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो भी क्या कर सके? अफोर्ड करने पाए। तो उन्होंने इसकी रिसर्च की और ये पाया कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो 1 लाख तक क्या कर सकते हैं? 1 लाख तक की कार प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोई कार 1 लाख में मिल जाए तो वो ज़रूर ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस पहले से डिसाइड हो गया कि कस्टमर क्या चाहता है? 1 लाख में कार चाहता है। ठीक है, तो उनका प्राइस डिसाइड हुआ कि 1 लाख में उनको क्या करना है? प्राइस रखना है किसी कार का। ठीक है, जब वो बना पाएंगे मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार। आई बात समझ में? वो बना के बेच रहे हैं तो अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन भी उन्हें चाहिए होगा। उन्होंने बोला हमें रखना है 10,000 का प्रॉफिट, यानी मतलब अगर हमें 1 लाख में कार बनानी है, 10,000 का प्रॉफिट रखना है, तो हमारी जो कार बनाने की कॉस्ट है वो टारगेट कर ली गई और कितनी रखी गई? 90,000 की। हमें एक कार बनानी है जिसकी कॉस्ट 90,000 होनी चाहिए और उसका प्राइस हमें 1 लाख रखना है, जिससे 10,000 हमें प्रॉफिट मिल जाए और जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो 90,000 है उसको निकाला गया कि हमें कॉस्ट इतनी रखनी है, इतना टारगेट किया गया। ठीक है, आगे देखिए। इस आइडिया के बाद से इस कार को प्रोसेसिंग के लाने के लिए क्या किया गया? इंडिगो का क्या किया गया? कॉम्पैक्ट वर्जन बनाया गया। पर उन्होंने जब ये करके देखा तो उसकी कॉस्ट क्या आई? जितनी टारगेट कॉस्ट है 90,000 उससे ज़्यादा आई। ठीक है, तो जो कॉस्ट रिडक्शन स्कीम है उसको और स्टार्ट किया गया कि किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमम किया जाए और इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो बना दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन स्कीम को लगाया और नैनो कार जो है वो बना दी। ठीक है, जो उनकी टारगेट कॉस्ट थी 90,000 उस बेसिस पे। आई बात समझ में? ठीक है, फिर क्या हुआ? बाद में ये लोग चुप नहीं बैठे। ठीक है, उन्होंने बोला कि कॉस्ट तो कम करनी है, मतलब गाड़ी इस तरीके की बनानी है कि उसकी लागत कम आए। ठीक है, या तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कम करने के लिए जो फीचर्स हैं गाड़ी में होने वाले उनको अगर हटा दे तो उससे कॉस्ट कम आ जाएगी। ठीक है, कुछ फीचर्स को अगर हटा दे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, फीचर्स को भी कम नहीं करेंगे, हमें इस पर काम करना। उन्होंने शुरू किया कि धीरे धीरे किस तरीके से वो फीचर्स को रखते हुए और उस प्रोडक्ट की, उस कार की कॉस्ट को कम करेंगे। तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसको हम बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग। मतलब उन्होंने टारगेट कॉस्टिंग के बेस पे एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कर दी। ठीक है, अब उसमें उन्हें कॉस्ट को कम करने के लिए डिसाइड करना था कि या तो वो फीचर कम करे या फिर कोई अन्य तरीका अपनाए। तो उन्होंने क्या किया? धीरे करना इम्प्रूवमेंट शुरू किया, जिससे उनकी कॉस्ट कम आनी शुरू हुई। उसे हम बोलेंगे काइजन कॉस्टिंग। आई बात समझ में? तो इसीलिए बोला गया कि टारगेट कॉस्टिंग का पार्ट ही है क्या? काइजन कॉस्टिंग। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, काइजन कॉस्टिंग क्लास में सभी ने पढ़ा। इसका मतलब धीरे कंटिन्यूसली लगातार इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे क्या हो सके? लॉन्ग रन तक ये मार्केट में एग्जिस्ट करती रहे जो टाटा नैनो है वो। ठीक है, तो काइजन कॉस्टिंग का वी नो कि स्मॉल कंटिन्यूस चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। क्लियर है सभी को? तो दिस इज ऑल अबाउट टारगेट कॉस्टिंग की प्राइस, मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कितने पैसे में चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को डिसाइड करके और अपना प्रॉफिट भी उसमें से निकाल के जब कोई सामान तैयार करते हैं तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। आई बात समझ में? तो चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखते हैं टारगेट कॉस्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल सिस्टम को। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले इस बात का डिस्कशन किया जाता है कि प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखा जाता है स्पेसिफिकेशन, कि उसमें किस किस तरीके के फीचर्स लगाए जाए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो कंपटीटर से अलग हो। ठीक है, और उसके बाद की जाती है डिज़ाइनिंग टीम, जो डिज़ाइन करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या पैकेजिंग रखनी चाहिए, किस तरीके का जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम की पहले मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ट्रेडिशनल सिस्टम में, उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट देखा कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसका डिज़ाइन डिसाइड कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग टीम है वो डिज़ाइन देते हैं और उससे पूछने के लिए कि कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, उसमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट को भी ऐड किया जाएगा कि भाई इतनी कॉस्ट आएगी, इसमें आप अगर इतना प्रॉफिट जोड़ दोगे उस बेसिस पे क्या बनाई जाएगी, सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर लिया जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम की बात है। लेकिन अब अगर टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो टारगेट कॉस्टिंग में क्या होगा, ये दो प्रोसेस सेम रहेगी। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई, जैसे टाटा ने आइडेंटिफाई किया कि उसको बनाना क्या है, उसको मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक क्या बनाना है, कार बनाना है। ठीक है, मतलब कि मार्केट क्या क्या फीचर्स चाहती हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहती है कि उससे मिनिमम कॉस्ट में कार मिल जाए। ठीक है, फिर उसमें स्पेसिफिकेशन क्या रखना है, ठीक है, किस तरीके की कार बनाई जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया जाएगा टारगेटिंग कॉस्टिंग में पहले टारगेट सेलिंग प्राइस की भाई मिडिल क्लास के लिए बनानी है, 1 लाख रुपए तक की बनानी है। ठीक है, टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करेंगे कस्टमर से पूछ कर कि कस्टमर कितना अफोर्ड कर सकता है, यानी मिडिल क्लास फैमिली 1 लाख तक की कार अफोर्ड कर सकती है, तो हमने इस बेसिस पे सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया 1 लाख हमारा। ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, पहले कॉस्ट डिसाइड की जाती है, लेकिन इसमें पहले सेलिंग प्राइस कस्टमर के अकॉर्डिंग कि वो कितना अफोर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस अफोर्डेंस में हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड की 1 लाख तक अगर कस्टमर चाहता है तो हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के बेस पर क्या करेगा, टारगेट प्रॉफिट सेट करा जाएगा। ओके भाई, हमें 10,000 का प्रॉफिट भी चाहिए है। अब सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट 10,000 का चाहिए, तो आपकी कार कितने में बननी चाहिए, वही होगी आपकी टारगेट कॉस्ट, जो आप डिसाइड करोगे कि भाई 90,000 में हमारी कार बन के तैयार होना क्या है, ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, टारगेट सेलिंग प्राइस। अब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर डिज़ाइन रेडी किया जाएगा। जैसे नैनो का डिज़ाइन रेडी हुआ कि इस तरीके की कार हम बनाएंगे, तो उसको हम अपनी टारगेट कॉस्टिंग से मैच करते हुए और क्या करेंगे, कस्टमर्स तक पहुंचाने में सक्षम होने पाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगी किसमें, टारगेट कॉस्टिंग में। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल वर्सेस टारगेट कॉस्टिंग। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आज की क्लास में हमने 2 अप्रोचेस की बात कर ली है। कौन कौन सी बोलो मैम, एक हमने देख लिया लाइफ साइकिल कोस्टिंग और दूसरा देख लिया क्या, टारगेट कोस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको लगाएंगे। अब हमारी एक और टेक्निक बची है, कौन सी बोलो, वो है ABC एनालिसिस, ABC एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर ये जो चैप्टर है ये भी हमारा पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बारी है, अब है बारी फीडबैक की। नाउ इट्स टाइम योर फीडबैक। लेक्चर कैसा लगा आप सभी को बताना, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लाइक बटन को प्रेस कर देना, अपनी अपीयरेंस शो कर देना अटेंडेंस की एज अ अटेंडेंस। ओके, साथ में शेयर कर दिया करो जो भी स्टडीज़ करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 2 कॉमर्स JRF के लिए। ठीक है, सभी को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाए। सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नोट्स है डेली क्लासेस के, उनके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ये जो www.ugcnet.com वेबसाइट है फिलर फॉर्म की, इसके ऊपर तो डेली बेसिस पे आप वहाँ से एज अ PDF कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये सभी सोशल साइट्स और व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, उसके लिए अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल को सेट करके क्या करो, क्लासेस लगाया करो, रिवीजन किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक।